हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम देखने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग और प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड छोटा लड़का यानी कि लिटिल बॉय के पीवाईक्यू क्वेश्चन को। और बहुत ही बेसिक वे में अगर आप एफआरबी सीरीज नहीं भी देखे हैं तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को, है ना, और ख़त्म करते हैं पूरे बेसिक से एडवांस तक। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है? तो बात कर रहा है पृथ्वी की आकृति, है ना। तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? भू कहते हैं। और आकृति, है ना, स्थलाकृति। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी की स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है। अगर हम बात करें पृथ्वी की आकृति की, तो पृथ्वी की आकृति कैसे कैसे बनी है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पृथ्वी जो है अलग अलग लेयर से बने हुए हैं। पृथ्वी की आकृति की अगर हम बात करें तो ये जो आपको गोल मटोल सा दिखता है, इसके अंदर में 3 लेयर होते हैं। ये जो बाहर वाला लेयर आपको दिख रहा है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। जस्ट उसके नीचे जाइएगा तो इसके कहें मेंटल, है ना। और सबसे नीचे जो रहता है इसको हम कहते हैं कोर। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ ये मेंटल, और ये आपका हो गया कोर। ठीक है। और सबसे ऊपर वाला क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे। ठीक है। तो क्रस्ट की बात करें तो ये भी 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन? तो ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर है समुद्र के नीचे, इसको कहते हैं महासागरीय क्रस्ट। ठीक है। और ये जो आपको क्या बोलते हैं, धरती वाला भाग जो दिख रहा है जिसमें हम रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। तो महासागरीय क्रस्ट जो होती है ये मात्र 5 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है। जबकि ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये 30 किलोमीटर मोटी होती है ना। तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आपको ये जो दिखने को मिलेगा, यहाँ पे ये सेमी मोल्टेन स्टेट, है ना। ये मेंटल जो है ये 2 भागों में बटा है। ठीक है। ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, है ना, यानी कि इनर मेंटल। ठीक है। तो ये जो मेंटल ई वाला भाग है, इसके जैसे ऊपरी लेयर पे देखिएगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, है ना, स्टेनोस्फियर, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। क्यों? क्योंकि ये हल्का लिक्विड स्टेट में, है ना, हल्का लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कोर की बात करें तो कोर जो होता है यहाँ पे इनर कोर, ये जो इनर कोर है ये आउटर कोर। तो इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है। जबकि हमारा जो आउटर कोर है ये लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। याद रहेगा, इतना सा फैक्ट काफ़ी है। अब इससे रिलेटेड और भी फटाफट जो क्वेश्चन है एक एक करके फटाफट जानते जाएंगे, है ना। तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए जियोलॉजी के जनक कौन है? जेम्स हटन। पृथ्वी की अगर हम भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट की बात करें तो इसकी मोटाई जो है 5 से 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। ये बताएं कि 2 भागों में महाद्वीपीय क्रस्ट जो जिसकी मोटाई 30 किलोमीटर होती है, और महासागरीय क्रस्ट जिसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है ना। और ये मोटी और हल्की होती है। तो महाद्वीप वाला जो क्रस्ट होता है जिसमें हम रहते हैं वो क्या होती है? हल्की होती है और ग्रेनाइटिक रॉक से बनी होती है। वही अगर हम बात करें महासागरीय क्रस्ट की तो ये पतली होती है, लेकिन ये सघन यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होता है, और ये बासाल्टिक रॉक से बने होते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो बासाल्ट यानी कि समंदर यानी कि सागर में साल्ट मिलता है, तो बासाल्ट से इसे याद रखेंगे। और इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। वही अगला यहाँ पे देखिए, इसे हम सियाल, है ना, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। उल्टा बोल दिया है ना। सीमा, ये जो महासागरीय क्रस्ट की अगर बात करेगा ना तो ये सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। वही अगर हम ऊपर देखिए यहाँ पे महासागरीय क्रस्ट, ये टोटल जो क्रस्ट की बात करें तो ये बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। ठीक है। पृथ्वी की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पृथ्वी की क्रस्ट में ऑक्सीजन 46.4%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8% और आयरन जो है 5% देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मेंटल की तो मेंटल यानी कि बीच वाला जो लेयर है इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर स्टेनोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट नीचे वाला जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं, ये इंग्लिश में स्टेनोस्फियर, जो सेमी मोल्टेन स्टेट में होता है।
आधी पिघली हुई, है ना, प्लास्टिक फॉर्म में। ठीक है, तो इतना सा आप काफी है। और कोर जो इनर है, सबसे अंदर का जो भाग है, ये बाहरी, है ना, इसका भाग जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है, जो चुंबक की शक्तियां प्रदान करती है। और आंतरिक भाग जो होता है कोर का, सबसे अंदर वाला, ये क्या होता है, ठोस होता है। और इसे हम नीफे के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण निकेल और आयरन से होता है। अगर हम बात करें बाहरी, है ना, क्या कोर की, तो इसकी जो मोटाई है ये 2200 किलोमीटर है, जबकि आंतरिक की 1300 किलोमीटर। अगर हम बात करें आयतन के अनुसार, तो क्रस्ट 1%, मेंटल 84% और कोर जो है 15% स्थान घेरता है। वही अगर वजन के अनुसार बात करें, तो क्रस्ट की मात्र देखिए द्रव्यमान 1%, मेंटल जो है उसका द्रव्यमान लगभग 68% और कोर का होता है 31%। ठीक है, तो स्थल मंडल इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो चलिए अब ये हो गया, तो इससे रिलेटेड सभी डाउट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तभी बताए थे। भूविज्ञान के जनक हम किनको कहते हैं, ये हम कहते हैं जेम्स हटन साहब को। ठीक है, अब यहाँ अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था बताइए। तो ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1912 ईस्वी में क्या बताया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था, है ना। और इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा अर्थ है, इसमें जो भूमि वाला भाग है पहले एक हुआ करता था, है ना, जिसको क्या नाम जानते थे, पेंजिया के नाम से जानते थे ये भूमि भाग। और जो जल वाला भाग है इसको पेंथालासा कहा जाता था। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय रिलेटेड जो है ना थ्योरी दिए थे, कौन सा थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये कौन दिए थे, अल्फ्रेड वेगनर साहब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को क्या कहते हैं। अब पृथ्वी के अंदर में काम कर रहा है भाई, तो अंदर में रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, बाहरी बल, जी नहीं, इसको क्या कहेंगे, अंतर्जात बल कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर्जात बल। ठीक है, और जो बाहर काम करता है उसको क्या कहते हैं, बहिर्जात बल। अब बाहर जैसे डिस्ट्रक्टिव कौन कौन करता है, जैसे आप देखिए पानी जब बहता है, हवा जब बहता है, तो देखिएगा क्या होता है, इरोजन होता है, तो ये बहिर्जात बल होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी मेंटल के अत्यधिक चिपचिपे यांत्रिक रूप से कमजोर और भंगुर क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, दुर्बल मंडल यानी कि स्थेनोस्फियर। ठीक है, मोल्टेन यानी कि मेंटल का जो ऊपरी लेयर है, जैसे दो लेयर है मेंटल में, तो ये अपर लेयर है, इसमें आपको ये जगह पे देखने को मिलेगा सेमी मोल्टेन स्टेट में दुर्बल मंडल। भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। तो इससे पहले भूकंप के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसको इसमें समझते हैं, है ना, माइंड मैप में। तो ये भूकंप वाला है क्या। ठीक है, ये रहा आपका भूकंप सड़क, है ना, जिससे भूकंप से ग्रसित। अब यहाँ देखिए, ये है आपका केंद्र। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वेव फेंकेगा भाई ऊपर की ओर, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, है ना, सभी तरफ। तो यहाँ पे जो जहां से ये निकला, जहां से वेव ये ओरिजिनेट हो रहा है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, जहां से पहला ऊर्जा निकलता है। और जो सबसे ऊपर जो यहाँ पे पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं, इपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इपी सेंटर। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा होगा आपका, हाइपो नहीं होगा, एपी सेंटर, है ना, एपी सेंटर कहते हैं इसको। ठीक है, अधिकेंद्र। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें भूकंप की, तो इसमें अलग अलग तरंगे निकलती हैं। ठीक है, तरंगे, तो ये तरंगे जो है भूकंप ये तरंगों के कारण होती है। ठीक है, अब ये प्लेटों के गति के तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलती है। अब ये देखिए, भूकंप की तरंगों की बात करें, तो भूकंप की तरंगे दो तरह की होती है, एक होती है बॉडी वेव, है ना, और दूसरा होती है सरफेस वेव। ठीक है, तो बॉडी वेव दो तरह का होता है, एक होता है आपका पी वेव जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, और एक होता है एस वेव जिसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। तो सबसे तेज गति से, है ना, पृथ्वी पे, है ना, पहुंचने का काम कौन, ये होता है पी, मतलब प्राइमरी। तो प्रथम कौन लाता है, जो फास्ट भागेगा, यानी कि इसका जो स्पीड होता है 7 या 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि सेकेंडरी वेव यानी कि एस वेव जिसकी जो स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है।
और ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये साउंड के तरंगों से मिलता जुलता है। अब आपको पता है कि जो प्राइमरी वेव है ना, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से, साउंड जो होता है तीनों माध्यम से ट्रेवल करता है, आपको भी पता है ना। तो यहाँ पे ये आपको समझ जाना है। अब ये जो होता है ना, एस वेव, सेकेंडरी वेव, केवल और केवल कहाँ से, आपका सॉलिड भाग से पास होगा। तो ये देख रहे हैं, ये जो है आपका एस वेव का पैटर्न है। एस वेव यहाँ से निकला सपोज, है ना, तो ये भागेगा भागेगा भागेगा। अब यहाँ जो है कोर है, कोर है तो ये वाला भाग क्या है, मोल्टेन स्टेट में है, आउटर वाला है और इनर वाला सॉलिड है। तो यहाँ पहुंचे कहाँ, बीच में तो लिक्विड आ गया। तो ये जो एस वेव है ये यहाँ से ट्रेवल नहीं करेगा, है ना। और ये इसका जो शेडो रीजन है, जहाँ पे ये वेव नहीं पहुंचेगा, उसको ये जो इसी को कहते हैं शेडो रीजन, ठीक है, शेडो रीजन। तो ये 103 से 103 डिग्री तक होता है यहाँ से, ठीक है, 103। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें पी वेव की, तो हम जानते हैं कि जो पी वेव है ये कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव आपको लाइट से याद आ रहा होगा, नहीं साउंड है ना, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड जो है ना, ये साउंड जो है किधर से ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम से। तो ये अंदर से इधर पार होगा, ठीक है, तो गुजरेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको जो शेडो रीजन है 103 से 150 डिग्री के बीच इसका शेडो रीजन बनता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको अभी तक के लिए, ये काफ़ी है। तो भूकंप के रिलेटेड जो भी तक थे, हाँ अब देखिए भूकंप निकलता है तो इसको सिस्मोग्राफ में नापते हैं, है ना। भूकंप जब निकलता है तो उसको किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। तो भूकंप का खेल खत्म। अब यहाँ पे देखिए दो तरह का पैमाना होता है, रिएक्टर पैमाना जिसमें परिणाम को मापते हैं, यानी कि इसका जो है ना, मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड नापना है किसका, भूकंप का, तो हम नापेंगे रिचर स्केल से, रिएक्टर स्केल। और इसका जो परिमाण होता है ये 0 से 10 तक होता है। यही अगर ये एक असीमित परिमाप है, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं होता है। और मर्कली है ना, मर्कली जो पैमाना है इसमें हम तीव्रता को नापते हैं, यानी कि इंटेंसिटी, कितनी तेजी से आया, ये कितना ज्यादा आया, ये इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी, ये कितनी तेजी से आया। इसका जो परिमाण है ये 1 से 11 इसका क्या होता है, परिमाण होता है। वैल्यू जनरली इसका 1 से 12 होता है, नेट पे देखे थे तो 112 है ना, 112, ठीक है। यहाँ 111 क्यों लिखे पता नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो ये होता है आंतरिक कोर, बाह्य कोर। तो कोर 2 होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए अभी पढ़े थे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तो सॉलिड होता है, ये नहीं होता है, ये वाला जो मोल्टेन स्टेट है ये होता है ना। तो 6 नंबर का आपका जो है क्या हो गया, बाह्य कोर, ठीक है, आउटर कोर। अच्छा, भूकंप से रिलेटेड और एक चीज आपको जानना था, लव वेव के बारे में। इसके बारे में, लव वेव, ठीक है, जो क्या होता है आपका, यहाँ पे दिया है कि नहीं, लव वेव के बारे में नहीं दिया है। तो चलिए लव वेव को यहाँ से खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लव वेव होता क्या है, लव वेव होता है सतह और सिस्मोग्राफ तक पहुंचने वाली अंतिम वेग। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, प्राइमरी, और सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, ये है ना, एल वेव, है ना, लव वेव, जिसे रिले वेव के नाम से भी जानते हैं या लव वेव के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे लेट में पहुंचेगा, है ना। इसका स्पीड जो होता है 1 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन 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 सबसे विनाशकारी अगर कोई वेव है तो ये क्या है, आपका लव वेव। और ये क्या है, एक सरफेस वेव है, और ये केवल पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती है, समझें। तो चलिए भूकंप से रिलेटेड सारे कथाएं खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किससे बना है, तो ये अभी देखे थे, नी यानी कि निकेल और फेरस से मिलके बना हुआ है। आपको फटाफट याद करना है कि आपका कोर किससे बना, क्रस्ट किससे बना है, क्रस्ट किससे बना है, मेंटल किससे बना है, ठीक है, और कोर तो अभी पढ़ी लिए, है ना। नीफे निकेल और आयरन से बना है, ठीक है। सीमा 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 बताइए बताइए फटाफट, है ना। सीमा से कौन बना है, ये है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा, ठीक है। और अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट किससे बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। नेक्स्ट है, पृथ्वी कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना की तुलना में कम घनी और मोटी और
क्या है, एंडेसिटिक होता है ना। तो कौन होता है, कौन बाहरी परत, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट का बात कर रहा है भाई, तो ग्रेनाइट रॉक किससे बना होता है, इससे पहले थोड़ा देर पहले देखे थे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट, क्योंकि महासागरीय क्रस्ट किससे मिलके बना है, अभी देखे थे बासाल्ट, बासाल्टिक रॉक, यानी कि साल्ट कहाँ पाया जाता है, महासागर में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, भूपर पट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी के, है ना, 10% से भी कम है। और महासागरीय भूपर पट्टी महाद्वीपीय भूपर पट्टी के अक्सर अधिक क्लिक्स चट्टान होती है। तो वो देखिए भूपर पट्टी का परसेंटेज द्रव्यमान में कितना है, 1%। ठीक है, ये तो हो गया। अब बताइए बाद बाकी अभी देखे थे, है ना, द्रव्यमान के अनुसार आपको बताना है, द्रव्यमान के अनुसार। तो द्रव्यमान के अनुसार अभी देखे थे कौन सा कितना परसेंट है, फटाफट बताइए। तो यह देख लिए, है ना, क्रस्ट कितना है, देखिए आयतन में 1%, मेंटल हो गया 84, कोर हो गया 15, द्रव्यमान में 1% क्रस्ट, 68% मेंटल और 31% कोर। याद हो जाना चाहिए। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो ये जो आर्थर होम्स साहब हैं, इन्होंने क्या बताया, ठीक है, तो ये भाई साहब ने बताया था संवहनी धारा सिद्धांत, कॉन्वेंशनल करंट प्रिंसिपल, इन्होंने दिया था, किसने, आर्थर होम ने। अगला देखिए, पृथ्वी की भूपर पट्टी में, पृथ्वी की भूपर पट्टी में 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम, मध्ययुगीन लेटिन शब्द केलियम। तो केलियम कल्लू भैया, है ना, केलियम किसका लेटिन नाम है भाई, ये है पोटेशियम। ठीक है, आपको बताना है कि सोडियम Na का, है ना, सोडियम का लेटिन नाम क्या है, ये होता है आपका, बताइए, नेट्रियम। ठीक है, याद रखिएगा, साइंस मैथ कुछ नहीं होता, जीएस मतलब जीएस है। स्थल मंडल कितना मोटा होता है भाई, तो स्थल मंडल का तो मोटाई 10 से 200 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहोरोविक, है ना, मोहोरोविक, मोहो असतत किसे अलग करती है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी। तो अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जो क्रस्ट है ना, यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट यहाँ पे इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, एकदम ही पतला हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये आपका महासागरीय क्रस्ट है ना, और ये आपका महाद्वीपीय क्रस्ट। तो महासागरीय क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट से अलग अलग करने वाला लाइन को क्या कहते हैं, कोनोरोड, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। और वही, है ना, नीचे आपको इसको आसानी से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग भाग में बांट करके जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप अभी भूल जाइए कि यहाँ पे कोर मेंटल कुछ है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट को कौन अलग करता है भाई, तो ये क्रस्ट को अलग करने वाला को मोहोरिक कहते हैं, है ना, मोहोरोविक कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें ये, ठीक है, तो 3 लेयर आपका मिल गया। यहाँ पे देखिए, ई कोर है आपका, कोर, कोर को अलग करने वाले ये गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग। ये आपका क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला को क्या, मोहोरिक कहते हैं। 2 याद हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर आइए, इसका महासागरीय जो क्रस्ट है और महाद्वीपीय क्रस्ट, इसको अलग करता है कोनोरोड। ठीक है, रेपिटी, है ना, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी जो है ये अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है, और नीचे आपको अपर कोर को लोअर कोर से अलग करने वाला कौन है, लेमेन। लेमेन मतलब गिरा हुआ आदमी सबसे नीचे रहता है, बस यही समझ जाना है, नीचे वाला और ऊपर वाला। ठीक है, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपका फटाफट ये हो जाएगा। तो यहाँ मोहोरिक रोग क्या करता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बताइए 13 नंबर का हो गया आपका डी, है ना, भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने का काम मोहोरिक करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वह परत जो भूपर पट्टी को कोर से अलग करती है। तो पृथ्वी की कौन सी परत है जो भूपर पट्टी को कोर से अलग करती है, बताइए। तो 14 नंबर क्वेश्चन
आपका मेंटल। ठीक है, ऊपर पट्टी को कोर से, तो 3 लेयर है ना जी, इतना आसान है ना। ये हो गया आपका क्रस्ट, ठीक है, बीच में मेंटल, और ये आपका कोर। तो क्रस्ट को कोर से, मेंटल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में सही मिलान है? तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है? मैचिंग मैचिंग करना है। तो चलिए मैचिंग मैचिंग करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वो है आपका पृथ्वी के भूपर्पट में क्या पाया जाता है? बोलिए, ये है ऑक्सीजन, यानी कि सी नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या पाया जाता है? तो आपका हो गया ये हो गया पहला का, ये दूसरा 28 नंबर, ये हो गया बी। ठीक है, एल्युमिनियम आता है तीसरे नंबर पे, यानी कि ए। और लास्ट हो गया आपका लोहा, जो होता है 5% पाया जाता है, यानी कि डी। तो आपका कौन सा सही जवाब है भाई? तो ये आपका सही जवाब हो गया 1 का सी। ठीक है, 1 का सी, सेकंड का बी और थर्ड का ए, फोर्थ था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम। देखो भाई, ग्रह है तो ई हो गया आपका बाहर। ठीक है, बाहर से जब अंदर एंट्री लीजिएगा तो सबसे पहले क्रस्ट भैया से भेटाइएगा ना। और क्रस्ट भैया के बाद आपको कौन मिलेंगे? यहाँ पे आपको मिलेंगे मेंटल भैया, और जस्ट आपके इधर कोर। तो बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो सबसे पहले ऊपर पट्टी, फिर मेंटल, ठीक है, और उसके बाद फिर कोर। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, पहचाने के भूकंप के बारे में सही कथन है ना या गलत, है ना, कथन सही है या गलत। तो सही और गलत का आपको बताना है। ठीक है, तो कथन पहला है, जब किनारों पर तनाव या घर्षण पर काबू ना पाते। तब देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट के बारे में पहले जानते हैं कि जो भूकंप होता है वो आता क्यों है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेट जो होता है 3 तरीके से मूवमेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो मूवमेंट है, इसको जब 2 प्लेट जो होती है एक दूसरे से दूर दूर भागेगी तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, है ना। क्यों? और इस समय जो होता है मोल्टेन स्टेट बाहर निकलेगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, वही जो कन्वर्जेंट जोन होता है जिसमें एक भाग नीचे की ओर धंस जाता है और ये क्या होता है? सबडक्ट होता है। तो इसमें जो प्लेट है वो क्या हो रहा है आपका? ये पिघल रहा है, यानी कि इसका विनाश हो रहा है। तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव कहेंगे, है ना। इसमें सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है आपका 2 प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल क्या करेगी? मूव करेगी, है ना। तो अर्थक्वेक विद इन द क्रस्ट, जिससे क्रस्ट में क्या आएगा आपको? यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा क्या है, ये जो दुनिया है यानी कि हमारा जो अर्थ है, इसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, फिर यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, और ये आपका पैसिफिक प्लेट। तो ये सभी मेजर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स हैं तो जो प्लेट होती है वो सीधा सीधा थोड़े ना है, आप सभी भी देख रहे हो। हम लोग जैसे मूवमेंट वाला पढ़े तो वैसे थोड़े ना है, कुछ प्लेटें ऐसी है ना। तो 2 प्लेटें जब ऐसे आ रही है तो कहीं पे लॉक होगी, है ना। और ये जब आगे पीछे होगा, जब इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो एक दूसरे से जब ज़्यादा ताकत हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन की वजह से आगे खसक जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा? ये हलचल उत्पन्न होगा, हाँ कि नहीं। तो यही पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, कि जब किनारे पर घर्षण यानी कि काबू पा लेता है तो भूकंप आता है, जो तरंगों में ऊर्जा छोड़ता है। किनारों पे घर्षण, है ना, काबू पा लेगा तो जो पृथ्वी की भूपरपट्टी से होकर गुजरती है और कंपन पैदा करती है, जिसे हम महसूस करते हैं। क्या ये पहला कथन सही है? बताइए। तो जी बिल्कुल, है ना। अभी देखिए थोड़ा देर पहले तो भूपरपट्टी से होकर गुजरता है कि नहीं? क्रस्ट से। सेकंड है, भूकंप को तब तक पूर्वाभास के रूप में पहचाना नहीं जा सकता जब तक कि वह किसी बड़ा भूकंप ना आ जाए, है ना। तो वही जाने थे कि जैसे यहाँ पे अगर कोई चीज हो रहा है ना, अगर अंदर में हलचल हो रही है तो जब तक ये क्रस्ट तक नहीं पहुंचेगा क्या हम जान पाएंगे? जी नहीं। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन है? देखिए दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है? तो कौन सा विवर्तनिक प्लेट यानी कि यहाँ पे जो प्रमुख प्लेटें हैं उनमें से नहीं है?
तो बोलिए। नजाका प्लेट, जी बिल्कुल, है ना। ये जो नजाका प्लेट जो है यहाँ पे, तो प्रमुख विवर्तनिक प्लेट, प्रमुख विवर्तनिक प्लेट, ये सभी जो रेड रेड कलर के अभी बताए ना, ये सभी क्या है, प्रमुख प्लेटें हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 मेजर प्लेट हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, नजाका प्लेट। ये आपका क्या आता है, प्राइमरी में नहीं आएगा, ठीक है। FRB में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि मेजर प्लेट से कितने हैं, टोटल 7, और यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। कल से नोट्स भी यहाँ पे सामने में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नजाका प्लेट ये आपका प्राइमरी नहीं होता, ये बड़े प्लेटों की बात कर रहा है, विवर्तनिक प्लेटें। तो प्रशांत प्लेट जो है, ये अटलांटिक प्लेट जो होता है के साथ साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट, ये सभी क्या हैं, मेजर प्लेटें हैं। तो यहाँ पे विवर्तनिक प्लेट कौन नहीं है, नजाका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर प्लेटों के स्थानांतरण को, है ना, प्रकारों में विभाजित किया। अभी देखे थे कितने तरीके से प्लेटें स्थानांतरित होती है, तो 3 तरीके से। कैसे कैसे अभी बताए थे, ये है ना, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, और क्या था आपका, वो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म। तो वही है, कंजर्वेटिव होता है ये दोनों, और ये इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। यानी कि यहाँ पे जो होता है आपका ट्रेंच क्रिएट होगा बीच में, खाई, और ये नीचे सबडक्शन जोन के जरिए अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो प्लेटें 3 भागों में, है ना। तो ये आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो टोटल जो है भूकंपीय क्षेत्रों की बात करें, 4, 1 2 3, 4 भागों में विभाजित किया गया है, याद रहेगा, 4 भागों में विभाजित किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, गुजरात के भुज में 7.7 रिएक्टर का क्या देखने को मिला था, सबसे विनाशकारी भूकंप अभी तक देखने को मिला है 2001 में, याद रहेगा, है ना। ये भुज, ये जो ई वाला इलाका है ना, आप देखे होंगे, है ना, ये जो शेर वाला यहाँ पे भुज है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा भूकंप तीव्रता अभी तक देखने को मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या तब होता है जब 2 विवर्तनिक प्लेटें अलग अलग गति करती है, एक दूसरे के पास से गुजर रही होती हैं। तो जब एक दूसरे से आगे पीछे होगा, तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, भूकंप होती है, क्या होती है, भूकंप, ठीक है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो भूकंप तरंग में हम पढ़े थे अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग कौन होता है भाई, तो आपका पी वेव, प्राइमरी वेव जो होता है, जो साउंड वेव की तरह ट्रेवल करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ये गुजर सकता है, जो धरती पे सबसे पहले पहुंचता है, जिसका स्पीड 7 से लेके 8 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार होता है, ये वही तरंग है ना, अनुदैर्घ्य तरंग, प्राइमरी वेव, ठीक है। एल वेव सरफेस वेव होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, आपको बॉडी वेव होते हैं, ठीक है। अगला है, कौन सी भूकंप तरंगे सतही तरंगे है। तो सरफेस अभी पढ़े, जो लव वेव, जिसे एल या रिले वेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमिगत तूफानों और गुफाओं, खदानों में छोटे भूकंप माना जाता है, जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट से उत्पन्न होती है, भूकंपीय तरंगों के कारण होते हैं। तो बताइए। आपका 24 नंबर का सही है, पतन भूकंप। क्या है, पतन भूकंप। अगला है, भ्रंश रेखा डैश की गति के कारण बन सकती है। तो भ्रंश रेखा कैसे बनती है, ठीक है। भ्रंश रेखाएं हलचल से भूकंप आ सकती है। तो भ्रंश रेखाओं की गति के कारण क्या हो सकता है, आपका भूकंप आता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ, ठीक है। प्लेटें विवर्तनिक का सिद्धांत प्रस्तावित करता है, पृथ्वी का स्थल मंडल डैश प्रमुख कुछ छोटी प्लेटों से विभाजित है। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल जो है कितने 7 प्रमुख और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित है। अगला है 28, है ना, 28 नंबर क्वेश्चन है, 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसमें
विवर्तनिक प्लेटों के हिलने के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसे बाद में समुद्र तल फैलाव कहा गया, तो वो थे हैरी हेमंड हेस, है ना। हैरी हेमंड हेस, इन्होंने क्या दिया था। अच्छा, अगर हम बात करें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिए थे मैकेंजी और पार्कर। किसने दिए थे, चिंपैंजी नहीं, है ना, मैकेंजी और पार्कर। कब दिए थे, 1967 में, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये जो समुद्र तल फैलाव, है ना, के बारे में बताए थे किसने, हैरी हेमंड हेस ने, जिसे हम अभी, जैसे ये कॉन्टिनेंटल आपका प्लेट है, उसके बाद यहाँ कॉन्टिनेंटल शेफ्ट और नीचे फिर इस तरीके से गहराई आता है, तो यहाँ पे रिलीफ फीचर देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर समुद्र के अंदर में, है कि नहीं। तो ये रिलीफ फीचर होते हैं, इसी को समुद्र तल फैलाव कहा था। तो यहाँ पे हैरी हेमंड हेस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय से सबसे अच्छा संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, थर्मल पावर स्टेशनों के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखी भूकंप के लिए जाना जाता है, हिमनद संरचनाओं के लिए जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्वत वनों के लिए जाना जाता है। तो ये जो प्रशांत अग्निवलय है, यानी कि जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिंग ऑफ फायर, है ना। ये वाला जो इलाका दिख रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलता है। और हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये जो भुज है, इस वाले इलाके में 7.7 रिएक्टर का सबसे ज्यादा तीव्रता का अभी तक का क्या रिकॉर्ड किया गया है, वो है भूकंप का तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है तो एक विवर्तनिक प्लेट एक दूसरे से नीचे धंस जाती है, तो ये संभवतः प्राकृतिक आपदा का कारण बनेगा, जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बोलिए, तो इसे हम सुनामी कहेंगे। क्या कहेंगे, सुनामी। भूकंप के मापन द्वारा अभिलेख को कहा जाता है, ठीक है। तो भूकंप के मापन द्वारा अभिलेख को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राम कहा जाता है, ठीक है, सिस्मोग्राम। अब लेवल 2 के और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार लेवल 1 लेवल 2 के अनुसार अगर हम छोड़ देते हैं तो नहीं बचता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके इसको फटाफट खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भूकंप की प्राथमिक तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वे ध्वनि तरंगों के समान होते हैं, प्राथमिक होते हैं, ये तो सही है, केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो पी वेव जो होता है केवल ठोस में गुजरेगा, जी नहीं, ये तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में गुजरता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। गैसीय तरल और ठोस के माध्यम से यात्रा करता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है ना। और तेजी से, सबसे तेजी से चलता है, सतह पर सबसे पहले पहुंचता है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट क्लास। तो जो फर्स्ट कौन कर देगा, जो तेजी से बढ़ेगा। तो आपका बी नंबर गलत है। भूकंप के होने वाली क्षति की सीमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है, तो भूकंप से होने वाली क्षति की सीमा किससे प्रभावित नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, भूकंप होगा तो क्या क्या हो सकता है, बोलिए। पहला, भूकंप की ताकत, है ना, फिर जनसंख्या घनत्व पे ये इसको भी क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो ज़्यादा क्षति होगा। क्षेत्र की जलवायु, जलवायु भंवर का, जलवायु से क्या है, भूकंप होने से क्षति की सीमा में किससे प्रभावित नहीं होगी, तो जलवायु थोड़े ना कोई चेंजेस होगा, है ना। भवन का प्रकार जो है वो धंसेगा ना, बिल्डिंग विल्डिंग धंसेंगे, ठीक है। फिर नुकसान बहुत सारा होगा, जैसे तीव्रता हो सकती है, ज़्यादा तेजी से आएगा, है ना, तो ज़्यादा नुकसान होगा। वही अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। वही अगर भवन निर्माण, यदि भवन भूकंप प्रतिरोधी है तो क्या होगा, नुकसान कम होगा, नहीं तो भूकंप से प्रभावित ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के संबंध में फोकस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फोकस कौन सा बिंदु होता है, ईपी सेंटर होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये हाइपो सेंटर होता है। तो हमने बताया था कि ये आपका ऊपर ही परत है ना, यहाँ से भूकंप निकला तो इसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है, और इसी को हाइपो सेंटर कहा जाता है। और ये जब सीधे परपेंडिकुलर ऊपर बढ़ेगी तो जहाँ पे ये सबसे पहले मीट करेगी, इसे हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है, ये वाला एपी सेंटर होता है। तो यहाँ पे फोकस के बारे में पूछा था, सही जवाब ए, ठीक है। अगला है आपका, संवहन धाराएं जो विवर्तनिक प्लेटों को हिलाती है पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है। तो संवहन धाराएं कहाँ पाई जाती है भाई, तो संवहन धाराएं आपका ये मेंटल में, ठीक है, विवर्तनिक प्लेटों के हिलती है तो किस परत में पाई जाती है संवहन धाराएं, तो ये संवहन धाराएं कहाँ पाई जाएगी, मेंटल में, है ना। ये जो यहाँ पे मोल्टेन स्टेट में कौन सा होता है, हमारा बीच वाला मेंटल, ठीक है, और मेंटल का ऊपरी लेयर जो होता है जिसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं, ये हल्का
हल्का लिक्विड होता है, लेकिन अंदर वाला ये जो बीच वाला है ये ज्यादा लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्लेट विवर्तनिक के संदर्भ में निम्न स्खलन के क्षेत्र, है ना, निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा से जुड़ा है? तो निम्न स्खलन, निम्न स्खलन, निम्न स्खलन है। इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या है, इंग्लिश में निम्न स्खलन क्या है? तो सबडक्शन जोन, है ना। अच्छा, निम्न स्खलन इसको कहते हैं। तो सबडक्शन जोन के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबडक्शन जोन किस में होता है? तो अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि सबडक्शन जोन जो होता है कन्वर्जेंस में होता है। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अभिसारी। जहां पे प्लेटें आपस में मिलेगी उसको कन्वर्ज कहेंगे, है ना, यानी कि अभिसारी कहेंगे। तो ये सबडक्शन जोन किस में क्रिएट होगा? कन्वर्जेंस में। तो आपका सही जवाब जो होगा आपका केवल पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि ये केवल पहला वाला। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सही? आपको विचार करना है, विचार कीजिए भाई। बिंदु जहां ऊर्जा मुक्त होती है हाइपोसेंटर कहते हैं। जी बिल्कुल, यहां से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं, बिल्कुल सही। फोकस के निकट सतह बिंदु को उपरी केंद्र कहा जाता है। तो निकट सतह पे जो है इसको, यही है एपी सेंटर जो हम बोले थे ना, ये एपी सेंटर को हिंदी में उपरी केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, हाँ ये है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों। भूकंप तरंग की उत्पत्ति का बिंदु उस बिंदु के रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं भाई? जहां से भूकंप निकलती है उसे हम कहते हैं फोकस। फोकस करो भाई, फोकस, ये फोकस हो गया। आइसलैंड में विवर्तनिक गतिविधियों के लाभ का शामिल है ना। तो ये क्या है भाई? 8 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में, क्योंकि शुद्ध हिंदी एकदम हो जा रहा है। एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन द आइलैंड इंक्लूड, अगर यहाँ पे एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइलैंड इंक्लूड, तो क्या एडवांटेज है जो विवर्तनिक गतिविधियों से लाभ शामिल है? तो प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होता है, नई भूमि का निर्माण होता है, पर्यटकों को आकर्षण करता है। तो आइलैंड जो होते हैं वो निर्माण होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई? क्या होगा बोलिए? तो यहाँ पे तो नई भूमि का निर्माण कैसे होगा? विवर्तनिक प्लेटें है ना। तो ये आपका गलत हो गया, सेकंड नंबर गलत होगा। प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत बनेगा, है ना, ठीक है, और पर्यटकों को आकर्षित करेगा। आइलैंड का निर्माण होगा, है ना। तो इससे ये दोनों होगा, यानी कि आपका पहला और तीसरा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक छोटी प्लेट नहीं है? तो छोटी प्लेट सब बड़ी बड़ी, देखो नाजाका है, अच्छा ये तो नाजाका छोटी प्लेट है, हाँ। कोको, ये कोकस जो है ये भी छोटी प्लेट है, केरोलिन भी, ये भी छोटी प्लेट है। ये बड़ी प्लेट ये वाली है। तो यहाँ पूछा है कौन सा छोटी प्लेट नहीं है, तो ये छोटी प्लेट नहीं है, ये बड़ी प्लेट है। निम्नलिखित कौन सा स्थल मंडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो स्थल मंडल के बारे में कौन बताता है? तो स्थल मंडल क्या था भाई? तो स्थल मंडल जो होता है भूपर पट्टी, है ना, जो क्रस्ट है, और ऊपरी मेंटल, है ना, मेंटल, ऊपरी मेंटल वाला भाग को क्या कहते हैं? इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। ये आपका क्रस्ट हो गया, और ये अपर मेंटल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको एक साथ हम कहते हैं, बोलो बोलो, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। तो कौन सा हो गया भाई? ऊपर पट्टी और ऊपरी मेंटल। निम्नलिखित में से कौन सी असततता यानी कि डिसकंटिन्यूटी जो है भूपर पट्टी को मेंटल से अलग करती है? अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे भाई, है ना, 3 अलग अलग लेयर में यहाँ पे अलग अलग प्लेटें जो होती है किस तरीके से एक दूसरे को अलग करती है। तो यहाँ देखिए कॉनरोड, महो, है ना, रेपिटी, गुटेनबर्ग और मैम। तो यहाँ पे भूपर पट्टी को मेंटल से अलग करने का काम क्या करती है? मोहरिक। कौन करती है? मोहरिक, यानी कि आपका सही जवाब होगा डी। भूकंप तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई? कौन सा कथा गलत कह दिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। पी तरंगे तेज गति से चलती है, बिल्कुल सही। सबसे पहले सतह पहुंचेगी, बिल्कुल सही। पी तरंगे गैसीय तरल ठोस माध्यम से यात्रा करती है, बिल्कुल सही। 145 डिग्री आगे सिस्मोग्राफ पी तरंगे आगमन को माप करती है। पी तरंगों का अधिकतम क्षेत्र छाया अंतर्गत आता है।
तो ये जो है सिस्मोग्राफ आगमन को मापता है। तो भूकंप केंद्र को 150 अंश के आगे स्थिर इसमें सिस्मोग्राफ पी तरंगों का आगमन को मापता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था भाई, कौन सा कथन सही नहीं है ना? तो ये वाला आपका सही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करा, भूकंप केंद्र से 145 डिग्री से आगे स्थित सिस्मोग्राफ पी तरंग के आगमन को माप सकते हैं। कैसे मापेंगे? नहीं माप सकते, ठीक है, प्राइमरी वेव नहीं माप सकते। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी की परत भंगुर होती है। ये तो सही है भाई, पृथ्वी की ऊपरी परत कैसी होती है? भंगुर, ठीक है। भंगुर मतलब समझते हैं, जो तुरंत टूट जाए। और महापर्व क्या बोलते हैं, महासागरीय परत की मोटाई 15 किलोमीटर होती है, महासागरीय परत 5 किलोमीटर होती है। जबकि अच्छा, इसको क्या मिटा रहे हैं, महाद्वीप परत 30। ये तो सही है, ये आपका गलत हो गया, ये सही हो गया। तो आपका केवल पहला वाला सही है ना? तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर केवल हो गया पहला, है ना? आपको याद रखना है, महासागरीय परत की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में पाई जाती है? तो सबसे आंतरिक भाग में कौन पाया जाएगा भाई? जो जो लेमेन रहेगा, है ना, लोहा वाला मैन। तो लोहा, है ना, ये क्या करता है, आपको आउटर कोर को, है ना, इनर कोर से अलग करता है। कौन? लेहमैन असततता यानी कि डिसकंटिन्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? हाइपोसेंटर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के निकटतम है। ये क्या ये सही है? देखते हैं, भूकंप की तरंगों की गति घने पदार्थों में अधिक होती है। चलिए देखते हैं, पी तरंगे तेजी से चलती है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। तो कौन था कथन सही है भाई? ये तीसरा नंबर जो है आपका सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर के बाद आपका सेकंड नंबर भी सही है, क्योंकि ये भूकंप की तरंगों की गति घने पदार्थों से अधिक होती है, घने पदार्थों से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? एकदम हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज कर देते हैं, शुद्ध हिंदी में दे देती है सर जी। कौन सी स्टेटमेंट? तो पी वेव हायर डेंसर मटेरियल, है ना, वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है ना कि ज्यादा घने पदार्थों में अधिक होगी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है ना। तो हाइपोसेंटर वह सतह पर बिंदु है। अरे भाई, ये सतह पर वो बिंदु थोड़ा ना, हाइपोसेंटर तो अंदर में होता है, पृथ्वी के अंदर में, तो ये गलत हो गया, है ना। तो 1 1 को कैंसिल कीजिए, आपका 3 तो केवल नहीं है, ये बी, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सी कथन सही है? तो महासागरीय परत महाद्वीपीय परत से भारी होती है। तो महासागर वाला जो परत है वो क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी होता है, तो ये भारी होगा बिल्कुल। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का अधिकांश हिस्सा मेंटल में निहित होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। और यहीं पे आपको रेडियो धर्मीय का देखने को मिलेगा, रेडियो यानी कि जो वेव होते हैं ट्रेवल करते रहते हैं। परतों में बड़े संवहन परिसंचरण गर्मी का संचार करती है, प्लेट विवर्तनिक प्रक्रियाओं को, है ना, क्या करती है, संचालित करती है। तो परत में बड़े संवहन परिसंचरण संरचनाएं, क्या क्या भाई क्वेश्चन गजब 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 कर दिए। लार्ज कन्वेक्टिव सेल इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। तो प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे होती है, हाँ, मूव कैसे होगा भाई? ये तो ऊपर में रहता है ना, जो अभी पढ़े थे, कौन सा, स्टेनोस्फीयर के कारण होता है। तो ये थोड़े ना होगा आपका, यहाँ पे आंतरिक संरचना के संबंध में 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम है, पहुंचने वाले हैं, चलिए ज्यादा देर नहीं लगेगा, खत्म करते हैं। भूकंप के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं सही है बताइए। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु भूकंप का ऊपरी केंद्र कहलाता है ना। तो यही ना है, एपी सेंटर, ठीक है, तो ये सही है। प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे उत्पन्न करते हैं जो भूकंप के फोकस से बाहर की ओर फैलती है। तो प्राथमिक जो होती है और द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती है जो भूकंप के फोकस से बाहर की ओर फैलती है, तो ये भी आपका सही है। गहरे फोकस वाले भूकंपों को उथले फोकस वाले भूकंपों की तुलना में अधिक नुकसानदेह होने वाले संभावनाएं हैं।
तो इस तरीके क्या कह रहा है कि गहरे फोकस वाले भूकंप के उथले फोकस वाले भूकंप की तुलना में अधिक, भाई नीचे है ये आपका पृथ्वी है गोल सा, एक यहाँ पे भूकंप का तरंग निकला है तो ऊपर पहुंचते पहुंचते तो कमजोर हो जाएगा, एक यहाँ पे है तो ये जल्दी पहुंचेगा। तो जो गहरे वाले हैं वो ऊपर वाले से तुलना में कम होंगे, है ना, अधिक नहीं, है ना। तो ये वाला आपका गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। निम्नलिखित कौन सी पृथ्वी की सबसे पतली परत है भाई, सबसे पतली, भाई ये तो पहले ही देखे थे, बताइए भाई। तो ये है भूपर्पट्टी, है ना, ये होता है परत जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं, क्रस्ट, एकदम शुद्ध हिंदी लिख दिया है। भूपर्पट्टी जो होती है पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करें, एक सिस्मोग्राफ में पी तरंगे एस तरंगों से पहले मापी जाती है ना, तो पी तरंगे जो पहले आएगा मापाएगा पहले ना जी, है ना, तो ये सही है। पी तरंगे व्यक्तिगत कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करती है, तो अभी हम बताए थे कि साउंड वेव की तरह गमन करती है, तो साउंड वेव कैसा गमन करता है, कंप्रेशन, है ना, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, तो साउंड वेव वैसे ही ट्रेवल करता है। तो पी वेव जो होता है ये व्यक्तिगत कण प्रसरण दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, बिल्कुल सही, है ना। तो आपके 19 का जो है दोनों सही है, तो बताइए 19 वाला का हो गया पहला और दूसरा दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भूकंप में द्वितीयक तरंगे, है ना, यानी कि एस तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वे द्वारा गुजरने वाली समग्रों में गर्त और श्रृंग निर्माण करती है, यानी कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है तो ऊपर नीचे होती है ना, तो ये बिल्कुल सही है, ये गर्त और श्रृंग उत्पन्न करती है। और ये क्या उत्पन्न कर रही थी, ये देखिए आगे पीछे कंपन करेगी, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन उत्पन्न करेगी, कौन, ये आपका पी वेव। एस वेव क्या करेगी, ये पे देखिए गर्त और श्रृंग, है ना, गर्त और श्रृंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल, इनकी कंपन दिशा के लंबवत, है ना, ऊर्ध्वाधर तल में होती है, तो बिल्कुल ये भी क्या है, बिल्कुल सही, ये दोनों, है ना। तो इससे भी देखिए ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। भूकंप तरंग, फाइनल और आखिरी क्वेश्चन आज का, भूकंप तरंग उत्पन्न एल तरंग, है ना, लंबी तरंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो एल तरंग के बारे में आपको बताना है, तो वे पृथ्वी की परिधि का अनुसरण करती है और वो लगभग स्थिर गति से यात्रा करती है ना। स्थिर गति से कैसे यात्रा करेगा, इसका स्पीड लगभग 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है ना, कैसे कर दिए, तो केवल ये आपका पहला पृथ्वी की परिधि का अनुसरण करती है ना, परिधि यानी कि सरफेस का, तो ये आपका 21 नंबर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि इसमें हमने दोनों तरह के देखे, किस तरह के, पहला लेवल हाई और जो लेवल 1 और लेवल 2 है दोनों को कवर किया, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। अगर समझ में ना आया हो तो बताइएगा, हम अगली बार और भी इम्प्रूवमेंट का कोशिश करेंगे। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अंत तक जुड़े, क्योंकि पेशेंस सबसे बड़ा चीज़ है ना, जिसके पास पेशेंस नहीं वो पढ़ नहीं पाएगा, और उसके लिए सरकारी नौकरी नहीं है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरी मदद कीजिए, एक लाइक ठोक के जाइए, अच्छा लगे, नहीं तो डिसलाइक करके जाइए, लेकिन कुछ तो करके जाना है भाई, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।